जय हिंद दोस्तों, ज्ञान विधि क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर गहराई से चर्चा करने वाले हैं। संविधान में हुए संशोधन। बिल्कुल, हमारे पास ये जो ज्ञान विधि क्लासेस के नोट्स हैं, ये 1951 से लेकर 2023 तक, यानी पहले संशोधन से लेकर 106वें संशोधन तक की पूरी यात्रा को कवर करते हैं। हाँ। और इस चर्चा का मिशन है इन जटिल संशोधनों को आसान भाषा में समझना। हाँ, हम देखेंगे कि अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया क्या है, भूमि सुधार से लेकर नारी शक्ति वंदन तक हमारा संविधान कैसे विकसित हुआ और परीक्षा के लिए कौन से तथ्य सबसे ज्यादा जरूरी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि संविधान में संशोधन होता कैसे है। ये प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में दी गई है। हाँ, और इसका स्रोत दक्षिण अफ्रीका का संविधान है। अच्छा। हाँ, इसके मतलब 3 मुख्य चरण हैं। पहला है प्रस्ताव, जो संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, लोकसभा या राज्यसभा। और इसके लिए राष्ट्रपति की पहले से अनुमति की जरूरत नहीं होती। बिल्कुल नहीं। दूसरा चरण है पारित करना। इसके लिए विशेष बहुमत यानी स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए। और ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि संविधान संशोधन के लिए संयुक्त बैठक मतलब जॉइंट सिटिंग का कोई प्रावधान नहीं है। सही कहा। और अंतिम चरण है राष्ट्रपति की सहमति, जो कि अब अनिवार्य है। हाँ, 24वें संशोधन 1971 के बाद राष्ट्रपति ऐसे विधेयकों पर वीटो का इस्तेमाल नहीं कर सकते, उन्हें सहमति देनी ही होती है। अच्छा, यहाँ बहुमत के प्रकार भी बताए हैं, साधारण, विशेष और विशेष बहुमत के साथ आधे राज्यों की सहमति। जैसे जीएसटी के लिए तीसरे प्रकार के बहुमत की जरूरत पड़ी थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो नीचे लाल बॉक्स में है, केशवानंद भारती केस 1973। हाँ, जिसने ये सिद्धांत दिया कि संसद संविधान के मूल ढांचे मतलब बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकती। मेरा एक सवाल है, इसमें लिखा है कि संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। इसका मतलब अगर लोकसभा और राज्यसभा में से कोई एक सदन भी बिल को पास नहीं करता, तो क्या वो बिल वहीं खत्म हो जाएगा? एकदम सही। संविधान संशोधन विधेयक को दोनों सदनों से अलग-अलग, वो भी विशेष बहुमत से पारित होना अनिवार्य है। किसी भी एक सदन के असहमत होने पर वो विधेयक समाप्त हो जाता है। समझ गई। तो एग्जाम अलर्ट ये है कि केशवानंद भारती केस और मूल ढांचा का सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, और अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया पर भी सीधे सवाल आते हैं। चलो अब संशोधनों की यात्रा शुरू करते हैं पहले दशक से। पहला संशोधन तो 1951 में ही हो गया था। हाँ बिल्कुल, देश को आजाद हुए 1 साल ही हुआ था। पहले संशोधन के जरिए 9वीं अनुसूची यानी 9th शेड्यूल जोड़ी गई। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य था भूमि सुधार यानी लैंड रिफॉर्म्स के कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाना। अच्छा। साथ ही भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कुछ उचित प्रतिबंध यानी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी लगाए गए। इसके बाद है 7वां संशोधन 1956 का। ये राज्य पुनर्गठन से जुड़ा है। हाँ, ये फजल अली आयोग की सिफारिशों पर आधारित था। इसने राज्यों की जो पुरानी ABCD श्रेणियां थी, हाँ, उन्हें समाप्त कर दिया और उनकी जगह 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए। बिल्कुल। और फिर 9वां संशोधन 1960 जो बेरूबारी मामले से संबंधित है। हाँ। जिसके तहत बेरूबारी क्षेत्र पाकिस्तान को सौंपा गया था। मेरा एक सवाल है, 9वीं अनुसूची में कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए डाला गया था, तो क्या आज भी इस अनुसूची में शामिल किसी कानून को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती? वो एक बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, शुरुआत में तो ऐसा ही था, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसलों में यह साफ कर दिया कि 24 अप्रैल 1973 यानी केशवानंद भारती केस की तारीख। हाँ, उस तारीख के बाद 9वीं अनुसूची में डाले गए किसी भी कानून की न्यायिक समीक्षा हो सकती है अगर वो मौलिक अधिकारों या संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता है। ठीक है, तो एग्जाम अलर्ट ये है कि पहला और 7वां संशोधन अक्सर पूछे जाते हैं। हाँ, 9th शेड्यूल और राज्य पुनर्गठन आयोग ये प्रमुख विषय हैं। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं कि 1960s के दशक में भारत में नए क्षेत्रों का विलय कैसे हुआ। इस दशक में कई महत्वपूर्ण विलय हुए। 10वें संशोधन 1961 से दादरा और नगर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। फिर 12वां संशोधन 1962 आया। इसके तहत ऑपरेशन विजय के बाद गोवा, दमन और दीव का भारत में विलय हुआ। इसी साल 13वें संशोधन 1962 के जरिए नागालैंड को विशेष प्रावधानों के साथ राज्य का दर्जा दिया गया। और फिर 14वें संशोधन से पुडुचेरी का भारत में विलय हुआ। एक सवाल है मेरा, यहाँ गोवा और पुडुचेरी दोनों का विलय दिखाया गया है।
क्या आप बता सकते हैं कि ये क्षेत्र पहले किन यूरोपीय शक्तियों के अधीन थे? बिल्कुल, गोवा, दमन और दीव पुर्तगाल के अधीन थे, जिन्हें सैन्य कार्यवाही ऑपरेशन विजय के बाद मुक्त कराया गया। वहीं पुडुचेरी, जिसमें कराईकल, माहे और यनम भी शामिल थे, हाँ। वो फ्रांस के अधीन था, जिसे एक समझौते के तहत भारत को सौंपा गया। अच्छा, तो एक पुर्तगाल और दूसरा फ्रांस। ठीक है। चलो अब अगले पड़ाव पर चलते हैं, जहां भाषा और विशेषाधिकारों पर ध्यान केंद्रित किया गया। 21वें संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। तो इसके साथ कुल आधिकारिक भाषाएं 15 हो गई। हाँ, उस समय 15 हो गई। फिर आता है 24वां संशोधन 1971। इसने राष्ट्रपति के लिए संविधान संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य कर दिया। मतलब वे अब वीटो का उपयोग नहीं कर सकते। इसने ये भी स्थापित किया कि संसद मौलिक अधिकारों में भी संशोधन कर सकती है। और 26वां संशोधन 1971 ये एक बहुत बड़ा कदम था। हाँ, इसने प्रिवी पर्स को समाप्त कर दिया। मतलब जो देसी रियासतों के राजाओं को विशेष अधिकार और पेंशन मिलती थी, वो खत्म कर दी गई। बिल्कुल। यहाँ एक संदेह है। 24वां संशोधन कहता है कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, लेकिन हमने पहले केशवानंद भारती केस जो 1973 में आया उसके बारे में पढ़ा। वो कहता है कि मूल ढांचे को नहीं बदला जा सकता। इन दोनों में क्या कोई विरोधाभास नहीं है? बहुत ही सटीक सवाल है। देखिए, 24वां संशोधन संसद की शक्ति को बढ़ाता है, लेकिन उसके ठीक 2 साल बाद ही केशवानंद भारती केस का फैसला आया, जिसने इस शक्ति पर मूल ढांचे की एक सीमा लगा दी। अच्छा। यानी संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन ऐसा कोई संशोधन नहीं कर सकती जो संविधान की मूल आत्मा या ढांचे को ही नष्ट कर दे। समझ गई। तो एग्जाम अलर्ट ये है कि 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई भाषाएं और प्रिवी पर्सेस का अंत, ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण विषय हैं। हाँ। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं 70s के दशक के कुछ और महत्वपूर्ण बदलाव। 31वें संशोधन 1973 के जरिए लोकसभा की सीटें 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गईं। और इसके बाद सिक्किम का विलय हुआ, वो भी 2 चरणों में। हाँ, पहले 35वें संशोधन 1974 से सिक्किम को एक संयुक्त राज्य यानी एसोसिएट स्टेट का दर्जा दिया गया। और फिर अगले ही साल 36वें संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को भारत का 22वां पूर्ण राज्य मतलब फुल स्टेट बना दिया गया। इसी साल एक और संशोधन हुआ था, 39वां संशोधन, जिसने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और स्पीकर के निर्वाचन को न्यायिक समीक्षा से बाहर रख दिया। एक प्रश्न है, सिक्किम को पहले संयुक्त राज्य और फिर पूर्ण राज्य का दर्जा क्यों दिया गया? एक ही साल में 2 संशोधनों की क्या जरूरत पड़ गई? इसका कारण सिक्किम की उस समय की राजनीतिक परिस्थितियां थीं। वहां के लोगों की भारत में पूरी तरह से विलय की मांग बढ़ रही थी। तो पहले एक मध्यवर्ती व्यवस्था की गई। हाँ, 35वें संशोधन से एक बीच का रास्ता निकाला गया। और जब यह स्पष्ट हो गया कि सिक्किम की जनता पूर्ण विलय चाहती है, तो जनमत संग्रह के बाद 36वें संशोधन से उसे पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं भारतीय संविधान के सबसे व्यापक संशोधन को, 42वां संशोधन। हाँ, 42वां संशोधन 1976 में इंदिरा गांधी सरकार द्वारा आपातकाल के दौरान किया गया था। इसके इतने व्यापक बदलाव थे कि इसे लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। इसके तहत प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। और मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, भी इसी संशोधन से आए। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर भाग 4A और अनुच्छेद 51A जोड़ा गया, जिसमें 10 कर्तव्य थे। विधायिका में भी बदलाव हुए। लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल 5 से 6 वर्ष कर दिया गया। और राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया गया। साथ ही 5 विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में भी डाला गया: शिक्षा, वन, नापतौल, वन्य जीव और न्याय प्रशासन। मेरा सवाल यही है कि इसे लघु संविधान क्यों कहते हैं और आपातकाल के दौरान इतने बड़े बदलाव करने की क्या जरूरत थी? इसे लघु संविधान इसलिए कहते हैं क्योंकि इसने संविधान के लगभग हर हिस्से को छुआ। प्रस्तावना से लेकर मौलिक कर्तव्यों, संसद के कार्यकाल, न्यायपालिका की शक्तियों तक इसमें 50 से ज्यादा अनुच्छेदों में बदलाव किए गए। और जरूरत? आपातकाल के दौरान सरकार के पास असीमित शक्तियां थीं और इन संशोधनों का उद्देश्य कार्यपालिका को विधायिका
और न्यायपालिका पर और अधिक शक्तिशाली बनाना था। तो एग्जाम अलर्ट ये है कि ये संशोधन अत्यंत महत्वपूर्ण है। हाँ, प्रस्तावना में जोड़े गए शब्द, मौलिक कर्तव्य और समवर्ती सूची में स्थानांतरित विषय, इन सब पर प्रश्न बनते हैं। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं कि 42वें संशोधन के बाद क्या हुआ। 1978 में जनता पार्टी की सरकार ने 44वां संशोधन किया। इसका मुख्य उद्देश्य 42वें संशोधन द्वारा लाए गए कुछ विवादास्पद बदलावों को सुधारना और लोकतंत्र को बहाल करना था। सबसे बड़ा बदलाव था संपत्ति का अधिकार। इसे मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर एक विधिक अधिकार मतलब लीगल राइट बना दिया गया और इसे अनुच्छेद 300A में रखा गया। हाँ, आपातकाल के प्रावधानों में भी बहुत महत्वपूर्ण सुधार किए गए। आंतरिक अशांति शब्द को सशस्त्र विद्रोह यानी आर्म्ड रेबेलियन से बदल दिया गया और राष्ट्रीय आपातकाल के लिए कैबिनेट की लिखित सिफारिश को अनिवार्य कर दिया गया और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता। लोकतंत्र की बहाली के तहत लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल वापस 5 वर्ष कर दिया गया। मेरा एक सवाल है, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर केवल एक कानूनी अधिकार क्यों बनाया गया? इसका मुख्य कारण ये था कि संपत्ति का मौलिक अधिकार सरकार के लिए सामाजिक आर्थिक सुधारों जैसे भूमि सुधार वगैरह को लागू करने में एक बड़ी बाधा बन रहा था। लोग अदालत चले जाते थे। हाँ, लोग अपनी संपत्ति के अधिग्रहण को मौलिक अधिकार का हनन बताकर अदालतों में चुनौती देते थे, जिससे विकास कार्य रुक जाते थे। इसे कानूनी अधिकार बनाने का मतलब था कि सरकार कानून के तहत सार्वजनिक हित के लिए संपत्ति का अधिग्रहण कर सकती है, पर मुआवजा देना होगा। ठीक है, तो एग्जाम अलर्ट ये है कि 42वें और 44वें संशोधन को हमेशा तुलना करके पढ़ना चाहिए। बिल्कुल, और 44वें संशोधन द्वारा आपातकाल प्रावधानों में किए गए सुधार परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं 80 और 90 के दशक के कुछ बड़े राजनीतिक सुधारों को। 52वां संशोधन 1985, ये तो बहुत प्रसिद्ध है। इसके जरिए दल बदल विरोधी कानून मतलब एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया। हाँ, और संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। फिर आया 61वां संशोधन 1989, राजीव गांधी सरकार के समय। इसने मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी। ये एक बहुत बड़ा कदम था। और 69वां संशोधन 1991, ये दिल्ली से संबंधित है। इसके द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र या NCR का दर्जा दिया गया और वहां 70 सदस्यीय विधानसभा और मंत्री परिषद का प्रावधान किया गया। एक प्रश्न है, दल बदल विरोधी कानून लाने की जरूरत क्यों पड़ी? इसका उद्देश्य क्या था? उस दौर में आया राम गया राम की राजनीति बहुत आम हो गई थी। विधायक और सांसद व्यक्तिगत लाभ के लिए बार-बार पार्टियां बदलते थे, जिससे सरकारें अस्थिर हो जाती थीं। हाँ, तो इस कानून का उद्देश्य इसी राजनीतिक अवसरवादिता को रोकना और राजनीतिक दलों में अनुशासन लाना था। ठीक है, तो एग्जाम अलर्ट में दल बदल कानून और मतदान की आयु कम करना, ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण संशोधन हैं। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं लोकतंत्र को जमीनी स्तर तक ले जाने वाले 2 ऐतिहासिक संशोधनों को। यह है 73वां और 74वां संशोधन जो 1992-93 में पारित हुए। 73वें संशोधन ने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया। हाँ, इसके तहत संविधान में भाग 9 और 11वीं अनुसूची जिसमें 29 विषय हैं को जोड़ा गया। इसी तरह 74वें संशोधन ने शहरी स्थानीय निकायों यानी नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया और इसके लिए भाग 9A और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें 18 विषय हैं। यहाँ एक नोट भी है 70वें संशोधन के बारे में, जिसने दिल्ली और पुडुचेरी के विधायकों को राष्ट्रपति चुनावों के निर्वाचक मंडल में शामिल किया। एक सवाल है, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने से क्या वास्तविक अंतर आया? मतलब क्या इससे पहले पंचायतें नहीं थी? पंचायतें तो भारत में सदियों से थीं, लेकिन उनके पास कोई संवैधानिक शक्ति या नियमित चुनाव की गारंटी नहीं थी। वो राज्य सरकारों की दया पर निर्भर थी। तो 73वें संशोधन ने इसे बदल दिया। हाँ, इसने पंचायतों के नियमित चुनाव, सीटों का आरक्षण, वित्तीय शक्तियों के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन, ये सब अनिवार्य कर दिया। इसने सत्ता का वास्तविक विकेंद्रीकरण किया। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं 21वीं सदी के शुरुआती संशोधनों को। 86वां संशोधन 2002, ये शिक्षा के क्षेत्र में एक मील का पत्थर है। इसने शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया। बिल्कुल, इसके तहत अनुच्छेद 21A जोड़ा गया जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है।
इसने अनुच्छेद 45 जो कि डीपीएसपी है उसमें भी बदलाव किया और अनुच्छेद 51A में 11वां मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा, जो माता पिता के लिए अपने बच्चों को स्कूल भेजना अनिवार्य बनाता है। हाँ। इसके बाद 91वां संशोधन 2003 आया जिसने मंत्री परिषद का आकार सीमित कर दिया। अब केंद्र या राज्य में मंत्रियों की संख्या लोकसभा या विधानसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती। और 97वां संशोधन 2011 ये सहकारी समितियों कोऑपरेटिव सोसाइटी से जुड़ा है, जिसे संवैधानिक दर्जा दिया गया। मेरा एक सवाल है, 86वां संशोधन ने शिक्षा को मौलिक अधिकार तो बना दिया, लेकिन इसे लागू होने में कई साल क्यों लग गए? आपका सवाल बिल्कुल सही है। संशोधन 2002 में हुआ, लेकिन शिक्षा का अधिकार अधिनियम या आरटीई एक्ट 2009 में पारित हुआ और 1 अप्रैल 2022 से लागू हुआ। तो इतनी देरी क्यों? इस देरी का कारण ये था कि इस मौलिक अधिकार को जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए एक विस्तृत कानूनी ढांचा, नियमों और वित्तीय संसाधनों की जरूरत थी, जिसे बनाने में केंद्र और राज्य सरकारों को समय लगा। अच्छा, तो एग्जाम अलर्ट में 86वां संशोधन यानी शिक्षा का अधिकार अत्यंत महत्वपूर्ण है। हाँ, अनुच्छेद 21A, 45 और 51A में हुए बदलावों को समझना जरूरी है। चलो, अब नेक्स्ट कुछ और हालिया और चर्चित संशोधनों पर नजर डालते हैं। 99वां संशोधन 2014 ये न्यायपालिका से जुड़ा था। इसने NJAC मतलब राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया और पुरानी कॉलेजियम प्रणाली को ही बहाल कर दिया। फिर है 100वां संशोधन 2015 जो भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौते से संबंधित है। इसके तहत दोनों देशों ने कुछ बस्तियों एनक्लेव्स का आदान प्रदान किया। और 101वां संशोधन 2016 ये तो हम सब जानते हैं, GST वस्तु एवं सेवा कर, एक राष्ट्र एक कर किनारे के साथ। एक सवाल है, सुप्रीम कोर्ट ने NJAC को असंवैधानिक क्यों घोषित कर दिया? मतलब सरकार द्वारा पारित एक संवैधानिक संशोधन को रद्द क्यों किया गया? सुप्रीम कोर्ट का तर्क था कि NJAC न्यायपालिका की स्वतंत्रता के सिद्धांत का उल्लंघन करता है और ये सिद्धांत संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है। उनका मानना था कि NJAC में कानून मंत्री और अन्य लोगों का होना न्यायपालिका के काम में कार्यपालिका का सीधा हस्तक्षेप है। हाँ बिल्कुल, इसलिए न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए इसे रद्द कर दिया गया। चलो, अब नेक्स्ट देखते हैं सामाजिक न्याय और आरक्षण से जुड़े कुछ नवीनतम संशोधनों को। 102वां संशोधन 2018 इसने NCBC मतलब राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया। फिर 103वां संशोधन 2019 ये आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS के लिए 10% आरक्षण लेकर आया। 104वां संशोधन 2020 इसने लोकसभा और विधानसभा में SC/ST आरक्षण को 10 साल के लिए मतलब 2030 तक बढ़ा दिया, लेकिन एंग्लो इंडियन सीटों के मनोनयन को समाप्त कर दिया। और 105वां संशोधन 2021 इसने राज्यों को अपनी OBC सूची बनाने का अधिकार वापस दे दिया। एक प्रश्न है, 104वें संशोधन में एंग्लो इंडियन के मनोनयन को समाप्त क्यों कर दिया गया? सरकार का तर्क था कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में एंग्लो इंडियन समुदाय की आबादी बहुत कम रह गई है, सिर्फ 296। तो उनका मानना था कि अब उन्हें अलग से प्रतिनिधित्व की आवश्यकता नहीं है। हाँ, इसीलिए 70 वर्षों से चली आ रही इस व्यवस्था को आगे नहीं बढ़ाया गया। और चलो अब नेक्स्ट देखते हैं सबसे नवीनतम संशोधन, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। हमें महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करना है। इसके लिए संविधान में नए अनुच्छेद 330A, 332A और 239A जोड़े गए हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल है, ये लागू कब होगा? हाँ, स्लाइड के अनुसार यह अगली जनगणना और उसके बाद होने वाले परिसीमन के बाद ही प्रभावी होगा। यह 15 वर्षों के लिए प्रभावी रहेगा और इसमें SC/ST महिलाओं के लिए उप आरक्षण का भी प्रावधान है। मेरा सवाल यही है कि इसके लागू होने में जनगणना और परिसीमन की शर्त क्यों रखी गई है? इसे तुरंत क्यों नहीं लागू किया गया? इसका कारण प्रक्रियात्मक है। सीटों को आरक्षित करने से पहले यह जानना जरूरी है कि कौन सी सीटें आरक्षित की जाएं। और ये काम परिसीमन आयोग करता है। हाँ, परिसीमन आयोग ही सीटों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण करता है और रोटेशन के आधार पर आरक्षित सीटों की पहचान करता है। और परिसीमन की प्रक्रिया हमेशा नवीनतम जनगणना के आंकड़ों पर आधारित होती है। अच्छा, इसलिए इन दोनों प्रक्रियाओं के पूरा होने के बाद ही इसे लागू किया जा सकता है। बिल्कुल। चलिए, अब तक हमने जो पढ़ा है
उसका एक त्वरित पुनरीक्षण करते हैं। ये वो 10 संशोधन है जो परीक्षाओं में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। 9वीं अनुसूची और भूमि सुधार, राज्य पुनर्गठन, सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा, लघु संविधान और मौलिक कर्तव्य, संपत्ति का अधिकार हटाया गया, दल बदल विरोधी कानून, मतदान की आयु 18 वर्ष, पंचायती राज, शिक्षा का अधिकार और 101वां 2016 जीएसटी। ये लिस्ट याद रखना बहुत जरूरी है। हाँ, ये पूरी लिस्ट ही एक तरह से एग्जाम अलर्ट है। तो ये थी भारतीय संविधान के 1 से 106 तक के संशोधनों की यात्रा। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।